फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सुपीरियर क्लासेस में। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, आज हम कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स के होते हैं: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड कौन से होते हैं, डाइसैकेराइड कौन से होते हैं, पॉलीसैकेराइड कौन से होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो हमेशा ध्यान रखें, मोनोसैकेराइड जो होता है सबसे सरलतम रूप होता है। अगर हम मोनोसैकेराइड के 2 अणु मिलाते हैं तो डाइसैकेराइड बनेंगे। क्या क्या हमने, अगर हम मोनोसैकेराइड के 2 अणु मिलाएं तो उससे क्या बनेगा, हमारा डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड से के 2 या 2 से अधिक अणु मिलाएं तो क्या बनेगा, पॉलीसैकेराइड। इस तरह से इनका निर्माण होता है। अब मोनोसैकेराइड की बात करें तो मोनोसैकेराइड में आपका आता है ग्लूकोज। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला क्या हुआ, C6H12O6। डाइसैकेराइड में क्या होगा, जब 2 ग्लूकोज साथ में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, डाइसैकेराइड बनाएंगे। इसका फॉर्मूला बनेगा आपका C12H22O11। फिर जब 2 या 2 से ज़्यादा डाइसैकेराइड मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, पॉलीसैकेराइड। तो इसका फॉर्मूला बनेगा आपका C6H10O5N। याद रखना, डायरेक्टली इनके फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड में कौन कौन से आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मोनोसैकेराइड में सबसे पहले आता है आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज पता है आपको कहाँ से मिलता है, हमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ये हमारी बॉडी में कहाँ मिलता है, हमारी बॉडी में ये ब्लड में मिलता है, ब्लड में पाया जाता है। फिर सेकंड बात करें तो इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, मोनोसैकेराइड। सेकंड नंबर पे आपके पास मोनोसैकेराइड होता है फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज कहाँ से मिलता है ये भी पता होना चाहिए। फ्रक्टोज हमें फ्रूट्स वगैरह से मिलता है, जितने भी आप फल खाते हो उनसे मिलता है, फ्रूट्स में पाया जाता है फ्रक्टोज। सबसे स्वीटेस्ट फॉर्म होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, क्या, फ्रक्टोज। अब पूछा जाए सबसे मीठा रूप कार्बोहाइड्रेट का कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, फ्रक्टोज होता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है आपका गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज किस में पाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। गैलेक्टोज आपका मिल्क में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। मिल्क में पाया जाता है। उसके बाद मैंने आपसे अभी बताया था कि अगर हम ग्लूकोज के 2 अणु मिलाएं तो क्या बनेगा, आपके पास डाइसैकेराइड बनेगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे C के 6 हैं, अगर आप 2 मिलाओगे तो 12 हो जाएंगे। ऐसे H के 12 हैं और 2 मिलाओगे तो 24 होने चाहिए। यहाँ पे 2 अणु कहाँ गए, H के, और ऐसे ऑक्सीजन भी कम हो रहा है। तो अब इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि हमने मान लो, अब हम डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डाइसैकेराइड में क्या हुआ, जब 2 अणु किसके, ग्लूकोज की मिल रहे हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6, जब ये दोनों मिलते हैं और क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड बनाते हैं, तो क्या होता है, C12H22O11 बनाते हैं और साथ में क्या, जल उत्सर्जित करते हैं, जल निकालते हैं। तो इस तरह से क्या बनता है, आपका डाइसैकेराइड बनता है। हाँ, अब डाइसैकेराइड में कौन कौन सा आता है उन्हें देखेंगे। पहला नंबर डाइसैकेराइड में आता है आपका माल्टोज। क्या आता है, माल्टोज। अब माल्टोज का निर्माण कैसे होता है, जब हम ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज को मिलाते हैं, तो क्या बनता है, आपका माल्टोज बनता है। अब माल्टोज किस में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए माल्टोज किस में पाया जाता है। जो चावल का पानी होता है, जो चावल पहले बना करते थे, अब तो कुकर वगैरह में आप बनाते हो, बट जो पहले एक्चुअली बनते थे तो उसमें क्या, एक पानी, चावल बनने के बाद उसका पानी निकाला जाता है, इसे माड़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें पाया जाता है, चावल के पानी में, के पानी, या फिर माड़ बोल देते हैं, इसमें पाया जाता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका
सुक्रोज। क्या आता है? सुक्रोज। सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, ग्लूकोज के साथ, जब हम ग्लूकोज के साथ क्या मिलाते हैं, फ्रक्टोज को मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? सुक्रोज मिलता है। अब आपको पता होना चाहिए सबसे अच्छा सोर्स किसका, सुक्रोज का कौन सा होता है? तो गन्ने में क्या मिलता है? सर्वाधिक सुक्रोज मिलता है। किसमें मिलता है? गन्ने में। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे बनता है आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड में क्या आपके पास कि थर्ड जो है आपका लैक्टोज होता है। लैक्टोज। अब लैक्टोज का निर्माण कैसे होता होगा? इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलते हैं। गैलेक्टोज मिलते हैं। ठीक है, तो ये किसका निर्माण करते हैं? लैक्टोज का। और लैक्टोज आपको पता है किस में पाया जाता है? कई बार पेपर में भी आया है कि लैक्टोज किस में पाया जाता है? ये मिल्क में पाया जाता है। किस में? मिल्क में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। अब आपसे मिल्क की बात करें तो अब आपको पता होगा दूध से दही जो बनती है, हाँ, किस जीवाणु के कारण बनती है? दूध से दही का बनना जो है किस जीवाणु के कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है एग्जाम में। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो इसका नाम होना चाहिए लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है जिसके द्वारा क्या दूध से दही जमती है। हाँ, उसके बाद क्या किसने बताया था कि लैक्टोबैसिलस या किसी जीवाणु द्वारा दूध से दही बनती है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो ये किन्होंने बताया था? लुई पास्चर ने बताया था कि जो दही की प्रक्रिया होती है किसी जीवाणु की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, अब दूध से दही का बनना क्या कहलाता है? क्वेश्चन आता है दूध से दही का बनना क्या कहलाता है? दूध से दही का बनना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो याद रखना ये किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। किण्वन प्रक्रिया कहलाती है, या फिर इसे बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, किण्वन प्रक्रिया कहलाती है या फिर फर्मेंटेशन बोलते हैं। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है हमारे पास, पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण क्या दूध से रिलेटेड है? पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? किसने बताया था पाश्चुरीकरण? दूध का पाश्चुरीकरण किसने किया था सबसे पहले? तो इनका नाम भी क्या था? लुई पास्चर। क्या था नाम? लुई पास्चर। और इन्होंने ही बताया था क्या कि दूध से दही किसके कारण बनती है? जीवाणु के कारण बनती है। हाँ, अब लुई पास्चर ने बताया था कि पाश्चुरीकरण कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर होता है, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया होती है। और इसमें क्या होता है? दूध में उपस्थित, हाँ, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उन्हें 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। अब दूध की बात चले तो दूध से एक क्वेश्चन और याद रखना है आपको, NDRI। NDRI मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये कहाँ है आपको पता होगा, कहाँ है? करनाल में। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़, अब डेयरी की बात करें, दूध की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए श्वेत क्रांति किससे संबंधित होती है? किससे संबंधित थी? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी बताएंगे? दूध से संबंधित थी। फिर इसके बाद पूछा जाता है श्वेत क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जाम में। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? इनका नाम था वर्गीज कुरियन। क्या नाम था इनका? वर्गीज कुरियन। इन्होंने स्थापना की थी अमूल की, AMUL की, अमूल की। ठीक है, जिसका दूध और जिसकी दही वगैरह आती है, गुजरात में की थी इसकी स्थापना इन्होंने। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड हो गया। अब हमें पढ़ना है पॉलीसैकराइड। अब पॉलीसैकराइड क्या क्या होते हैं? पॉलीसैकराइड के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीसैकराइड। अब पॉलीसैकराइड में सबसे पहले क्या आता है आपके पास?
सेलुलोज, सेलुलोज आता है। अब सेलुलोज, दूसरा होता है आपका स्टार्च, और थर्ड नंबर पे आता है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, इन तीनों के बारे में याद रखना है कि जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज का पाचन हमारा शरीर नहीं कर सकता, का पाचन मानव शरीर नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। ठीक है, फिर उसके बाद जो है, जो सेलुलोज और स्टार्च हैं, ये दोनों किस में मिलते हैं? प्लांट में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, पौधों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं, तो किस रूप में? स्टार्च या फिर मर्ण के रूप में संचित करते हैं, वही स्टार्च है ये। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास ग्लाइकोजन की बात करते हैं। ग्लाइकोजन कहाँ? ये एनिमल्स में मिलता है। ठीक है, एनिमल्स मतलब किस में मिलता है? जीव जंतुओं में मिलता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, स्टार्च से क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर में स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है? हमारे शरीर में स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है स्टार्च का पाचन? तो हमारे जब हम खाते हैं तो हमारे लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम, कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और उसे मुलायम बना देता है, जिससे कि उसे हमारा शरीर आराम से पचा सके। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया क्या कि टाइलिन एंजाइम कहाँ उपस्थित होता है? तो कहाँ? लार में उपस्थित होता है। ठीक है, और स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? मुंह से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा होता है तो टाइलिन एंजाइम द्वारा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोजन, ये जो हमने भी ग्लाइकोजन पूछा है, ग्लाइकोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो ग्लाइकोजन के लिए हमारे शरीर में एक अमाइलेज एंजाइम होता है। कौन सा होता है? अमाइलेज एंजाइम होता है। ये कहाँ मिलता है? पहली बात तो ये भी पता होना, जैसे टाइलिन एंजाइम हमको पता है लार में मिलता है हमारे, तो मुंह में। हाँ, ये कहाँ मिलता है? ये अग्नाशय रस में मिलता है, अग्नाशय रस में पाया जाता है, पैनक्रियाज जूस में पाया जाता है, पैनक्रियाज जूस में पाया जाता है। ठीक है, और अग्नाशय आपको पता होना चाहिए, जो अग्नाशय है, अग्नाशय हमारे शरीर की एकमात्र क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है मिश्रित ग्रंथि होती क्या है? देखो, ग्रंथियाँ वैसे 3 टाइप की होती है, मैं अभी मिश्रित ग्रंथि के बारे में बस बता रहा हूँ। मिश्रित ग्रंथि वो होती है जिससे एंजाइम और हार्मोन दोनों स्राव एक ही समय में हो सकते हो, उन्हें क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। और हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आसान क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि हमारे शरीर में माल्टोज का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? सही से स्पेलिंग लिख लेंगे। माल्टोज का पाचन किसके द्वारा होता है? सुक्रोज का पाचन किसके द्वारा होता है? ऐसे लैक्टोज का पाचन किसके द्वारा होता है? तो देखो, माल्टोज का पाचन हमारे शरीर में एक माल्टेज नामक क्या होता है? एंजाइम होता है। ठीक है, वो किसका पाचन करता है? माल्टोज का। ऐसे सुक्रोज का पाचन कौन होता है? सुक्रेज नामक पाचन, वो सुक्रेज नामक क्या होता है हमारे शरीर में? एंजाइम होता है। ठीक है, ऐसे ही लैक्टोज का लैक्टेज। और ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं? इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तीनों कहाँ पाए जाते हैं? हमारे आंतरस में पाए जाते हैं, आंतरस में। और आंतरस का निर्माण कहाँ होता है? पता होना चाहिए आपको। आंतरस का निर्माण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। किस में होता है? छोटी आंत में होता है। हाँ, और आपको पता होगा छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग इसकी लंबाई, छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है, या फिर लगभग 22 फीट हो सकती है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ चीज़ें देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाए हमारे शरीर में तो क्या होगा। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है,
कार्बोहाइड्रेट अधिक हो जाए तो क्या होगा? अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो जाए या हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाए तो क्या होगा? हमारे शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो जो हमारा लीवर है, जो हमारा लीवर है वो क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके क्या करता है? अपने पास रख लेता है। क्या होता है? जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो लीवर क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके कहाँ? अपने पास, मतलब लीवर में ही रख लेता है। ठीक है। और अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे ब्लड में कम हो जाए, मैंने बता दिया यहाँ पे, क्या बताया आपको? कार्बोहाइड्रेट अधिक हो जाए तो लीवर क्या करता है? ग्लूकोज को किस में चेंज करता है? ग्लाइकोजन में, और अपने पास रख लेता है। बट अगर हमारे ब्लड में कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए, मतलब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए, तो क्या करेगा लीवर क्या करेगा फिर? ग्लाइकोजन को किस में? ग्लूकोज में चेंज करेगा। और क्या करेगा? ग्लूकोज में चेंज करके वापस किसी देगा? ब्लड को दे देगा। हाँ, इससे क्या होता है? हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल रहती है, शुगर की मात्रा कंट्रोल रहती है। अगर किसी कारणवश हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होता है कि ब्लड में क्या? शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है, उससे बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, जब ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है तो यहाँ पे इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन यहाँ कमांड देता है कि भाई लीवर, आप ऐसा करो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में चेंज करके अपने पास रख लो। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो इसे कमांड कौन देगा? कमांड नहीं देगा तो ये चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब हम लीवर की बात कर रहे हैं तो स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे बोलते हैं हेप्टोलॉजी। ठीक है, थोड़ी राइटिंग ऐसी है, समझ लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्या कहलाता है? हेप्टोलॉजी। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन आपने कई बार देखा हुआ, लैंगरहैंस का द्वीप किसे कहते हैं, या लैंगरहैंस का द्वीप कहाँ पाया जाता है? ठीक है, लैंगरहैंस का द्वीप किसे कहते हैं, या फिर लैंगरहैंस का द्वीप कहाँ पाया जाता है? लैंगरहैंस का द्वीप कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में। कहाँ? अग्नाशय में। ठीक है, अग्नाशय के बारे में पता है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। हाँ, अब अग्नाशय को ही क्यों कहते हैं लैंगरहैंस का द्वीप? क्योंकि अग्नाशय में अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी 4 प्रकार के सेल होते हैं, जिसकी खोज लैंगरहैंस ने की थी, इसीलिए इसे लैंगरहैंस का द्वीप कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो आपको पता है क्या रोग होता है? डायबिटीज़ होता है। ठीक है, डायबिटीज़ भी 2 टाइप के होते हैं। डायबिटीज़ कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, बता देता हूँ। डायबिटीज़ कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है डायबिटीज़ मेलिटस, इसमें क्या होता है? इंसुलिन की कमी हो जाती है। जब इंसुलिन कमी हो जाती है तो क्या होगा? इंसुलिन अगर कम होगा तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी। हाँ, तो क्या होगा? तो कभी ब्लड नहीं रुक पाता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, जिसे आप मधुमेह भी बोलते हो। ठीक है, अगर दूसरा जो होता है आपके पास डायबिटीज़ इंसिपिटीज़, ये कब होता है? ये हमारे शरीर में वाटर लॉस ज़्यादा हो, मतलब हमारे शरीर से वाटर ज़्यादा निकले तब होता है। हाँ, तो क्या होगा?
इसमें ADH की कमी के कारण होता है, की कमी कारण। ADH की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, तो ADH की फुल फॉर्म क्या है लिख सकते हो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो अगर इसकी कमी हो जाए यूरेटिक हार्मोन की, तो क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडिस होगा। इसमें क्या होता है कि जिसे यह रोग हो जाता है उससे बार बार क्या टॉयलेट जाना पड़ता है, वो पानी भी बहुत पीता है। ऐसा नहीं है कि गर्मियों में ऐसा होता हो, गर्मियों में जो होता है वो डिहाइड्रेशन के कारण होता है। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद हमें फैट पढ़ना है और फैट के बाद प्रोटीन पढ़ना है। सही से पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, हाँ हो सके तो लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।